नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री कनेक्ट पर। कुछ दिन पहले ताजमहल कंट्रोवर्सी को लेकर मैंने ये वाला वीडियो बनाया था और आप में से कई लोगों ने मुझसे कमेंट में कहा कि मूवी में जो बातें बताई गई हैं उस पर डिटेल में वीडियो आप बनाइए। मैंने फिर ये मूवी देखी, पहले नहीं देख पाया क्योंकि दिल्ली का पोल्यूशन और तबीयत खराब है। मैंने मूवी देखी और इस वीडियो में आज हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर मूवी क्या बात करती है इस कंट्रोवर्सी को लेकर। कौन कौन से ऐसे क्लेम्स हैं जो मूवी में किए गए हैं जो पिछले वीडियो में कवर नहीं हुए थे। ओवरऑल मूवी कैसी है और कितना सच और कितना झूठ इस मूवी में देखा गया है। विदाउट कोई एक्सपॉइलर दिए मैं मूवी और उनके क्लेम को समझाने की कोशिश करूंगा। और हाँ, इस मूवी में एक बेहद काम की बात कही गई है जिसे मैंने पिछले वीडियो में कवर किया था और उस बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे फिर वो इस मूवी के खिलाफ वाले लोग हों या फिर इस मूवी के समर्थन वाले लोग हों। क्या थी वो बात, उसे जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। सबसे पहले तो दोस्तों, अगर आप मूवी देखने जा रहे हो इतिहास को समझने के लिए तो आप गलती कर रहे हो, क्योंकि इस मूवी का डिस्क्लेमर ही ये कहता है कि इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इस फिल्म से जुड़े निर्माता, निर्देशक या कोई अन्य व्यक्ति इन विचारों या घटनाओं का समर्थन नहीं करता। फिल्म निर्माता ऐतिहासिक तथ्यों की सटीकता का दावा नहीं करते। यानी कि मूवी खुद इस कहानी में कही गई बातों के सच या झूठ होने का दावा नहीं करती। अब चाहे वो जो भी इसमें मार्केटिंग चीजें चल रही हो कि सब हमारा इतिहास बताया गया, ये ठीक वैसे ही है कि जानबूझकर आप किसी को टक्कर मारकर गिरा दो और फिर सॉरी बोलकर कहो हमने तो कुछ किया ही नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फिल्म में ट्राई खूब किया गया है आपको या ऑडियंस को कुछ फैक्ट्स के थ्रू अट्रैक्ट करने का, लेकिन क्या ये सब कुछ मूवी में काम आता है? मूवी की कहानी की बात करें तो परेश रावल हैं जो विष्णुदास हैं और पेशे से गाइड हैं। ये ऐसे गाइड हैं जिनकी पीढ़ियां ताजमहल के किस्से और कहानियां सुनाती आई हैं। विष्णुदास को गाइड एसोसिएशन का चुनाव लड़ना है, लेकिन वहां पर कुछ लोग हैं जो उनको चुनाव लड़ने नहीं देते। इसी बीच में एक दिन उनको अमेरिका से आई एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर उनसे सवाल पूछती हैं तेजो महाले कंट्रोवर्सी के बारे में। परेश रावल फिर इस बात को लेकर अपसेट हो जाते हैं और शराब पीकर अपने ही गाइड दोस्तों से झगड़ा कर लेते हैं। अपसेट क्यों होते हैं उसके पीछे उनका एक पास्ट है जो जिम्मेदार है, वो बताऊंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा, आप मूवी देख लेना। खैर, उनका ये शराब पीकर जो बात करने वाला वीडियो है वो वायरल हो जाता है, ये कहते हुए कि ताजमहल पर ये कमल और कलश क्यों बना हुआ है, और फिर वो चले जाते हैं इस बात को लेकर कोर्ट, और कोर्ट जाने के बाद पूरी मूवी सिर्फ कोर्ट की हियरिंग में ही निपट जाती है। इसमें 7 से 8 हियरिंग चलती हैं और तमाम क्लेम रखे जाते हैं। यह भी बताया जाता है मूवी में कि 5 PIL इससे पहले फाइल हो चुकी हैं, सारी की सारी रिजेक्ट हो चुकी हैं, लेकिन इस PIL में वो रखते हैं कुछ ऐसे क्लेम्स जिन्हें सुनने के लिए कोर्ट भी मजबूर हो जाता है। अब क्या है वो क्लेम, आइए आपको बारी बारी से बताते हैं। देखो, पूरी मूवी रिवॉल्व करती है इस क्लेम पर कि तहखाने के नीचे क्या है। वही तहखाने जो 22 कमरे वाले हैं, मैंने उस वीडियो में पूरा बताया, आप उसको भी देख सकते हो। ये वही क्लेम है जो 60 के दशक में PN ओक साहब ने किया था कि वहां पर कोई शिव मंदिर है, उसे बंद कर दिया गया है ईंट पत्थरों की मदद से। इसके लिए मूवी की शुरुआत में नाम लिया जाता है पीटर विलियम्स और VN वत्स का, जिन्होंने कहा, मतलब मूवी में कहते हैं कि 1970 के दशक में उन तहखानों को देखा था। और पीटर विलियम्स वो शख्स थे जो एक दरवाजे की लकड़ी लेकर अमेरिका चले गए थे। इसके बाद उन्होंने इसकी कार्बन डेटिंग की और इससे पता चला कि ये जो लकड़ी इस्तेमाल हुई थी वो 14वीं सदी की थी, यानी शाहजहां से भी करीब 300 साल पहले की। अब ये तो मूवी में बताते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोनों कैरेक्टर VN वत्स और पीटर विलियम्स दोनों ही काल्पनिक है। इतिहास और वास्तविकता में ऐसे ना तो कोई इतिहासकार हुए, न दरवाजे वाली ऐसी कोई बात किसी फॉरेन राइटर या हिस्टोरियन ने क्लेम की है। मजे की बात यह है कि आप एक हिस्ट्री की मूवी बना रहे हैं, उसमें आपका बेस आर्गुमेंट ही कहानी में उन लोगों के माध्यम से आता है जो कि काल्पनिक है। यहां तक कि इस क्लेम को दिखाते टाइम भी AI का इस्तेमाल हुआ है, वो भी बहुत एवरेज तरीके से। नॉर्मल YouTube वीडियो में आपको अच्छा खासा AI देखने को मिल जाएगा, जो इस मूवी में देख के अच्छा नहीं लगता। खैर, अगला क्लेम किया जाता है कि ताजमहल में नक्कार खाना क्यों है। नक्कार खाना मतलब आप ऐसे समझो कि स्वागत के लिए जहां पर ढोल वगैरह बजाए जाते हो। क्लेम किया गया कि अगर ये मकबरा है तो ताजमहल में नक्कार खाना क्यों है। अब ये बात इस मिसकॉन्सेप्शन से निकलती है कि नक्कार खाना का मतलब सिर्फ नाच गाने या जश्न मनाने से रिलेटेड होता है, जबकि दोस्तों नक्कार खाना सम्मान प्रकट करने के लिए भी होता था। यह शाही दरबारों की परंपरा का एक धार्मिक संस्करण आप मान सकते हो।
जब भी कोई राजा आ रहा है या मुमताज महल के सम्मान में अगर कोई म्यूजिक बजाना है तो वो नक्कार खाने से ही बजाया जाता था। शाहजहां की बिल्डिंग में हर काम के लिए अपनी जगह थी, इसमें कोई बड़ी ठोस बात नहीं थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ताजमहल के बारे में ठोस बात करने की बजाय विष्णुदास पूरी कंट्रोवर्सी को इधर उधर की बातों में घुमाते हैं, जैसे कि इतिहास में हमें ये नहीं पढ़ाया जाता, वो नहीं पढ़ाया जाता, वगैरह वगैरह। अगेन, अगर आप ताजमहल की कंट्रोवर्सी से सोच कर देखोगे तो इन बातों का कोई लेना देना नहीं है ताजमहल के मंदिर साबित करने से, और इसी वजह से पूरी मूवी क्लेम करे ना करे लेकिन इसकी स्क्रिप्ट भी आपको बहुत ढीली सी लगेगी। एक फिल्म के लेवल पर भी आपको लगेगा कि यार ये क्या बना दिया है। कोर्ट रूम ड्रामा भी ऐसा है जिसमें पहले से बैशिंग तय है। कुछ इतिहासकारों को नाम बदलकर कटघरे में बुलाया जाता है और उनको तथ्य या फिर तर्क पर खारिज करने की बजाय बस लफाजी में उनका मजाक उड़ाने की कोशिश होती है। मतलब ये हिस्ट्री की बात है, उसको 1 मिनट के लिए अगर आप साइड में रख दो ना तो मूवी के लेवल पर भी काफी दिक्कतें हैं। इंडियन लीगल सिस्टम तक को भी ढंग से रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। हमारे देश में किसी भी केस को लेकर एक कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, यानी कि जब तक आप अपराधी साबित नहीं हो जाते तब तक आप अपराधी नहीं हैं, और क्राइम को साबित करने की जिम्मेदारी होती है उस पर जो क्राइम का आरोप लगाता है। यानी इस केस में परेश रावल को अपने सबूत दिखाने थे कि देखिए ये मेरे सबूत हैं जो कि बताते हैं कि ताजमहल तेजो महल है, लेकिन पूरी मूवी में ताजमहल के डिफेंस के वकील ही समझाते रहते हैं कि नहीं नहीं हमारे पास डॉक्यूमेंट है कि ये ताजमहल है, और परेश रावल का कैरेक्टर जो है वो पूरी मूवी में उन फैक्ट्स को बैश करता है विदाउट एनी सॉलिड एविडेंस। मतलब ये कह देता है कैरेक्टर कि हम तो मानते ही नहीं, ऐसा तो यहाँ भी है, ऐसा तो वहाँ भी है। लिटरली पूरी मूवी ऐसे ही निकल जाती है, 165 मिनट बीत जाते हैं और आपको कोई भी सॉलिड एविडेंस नहीं मिलेगा। आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन इस मूवी में लेफ्ट के 2 हिस्टोरियंस को नाम बदलकर बुलाया जाता है और उनसे सवाल किया जाता है। इसमें से एक है उर्मिला का अगर आप पूरा जो कैरिकेचर देखोगे और इरफान हबीब जो इनको दिखाया है उनको देखोगे तो आपको लग जाएगा कि ये रोमिला थापर और इरफान हबीब की बात हो रही है। दोनों को क्रिटिसाइज किया जाता है बिना रिलेवेंट फैक्ट के। मतलब आपको दोस्तों जानकर हैरानी होगी कि रिसर्च के लेवल पर इन्होंने ऐसा काम किया है कि रोमिला थापर को बुलाया जाता है मिडिवल इंडिया के केस के लिए। उन्हें लिटरली डांटा जाता है परेश रावल के कैरेक्टर के द्वारा, इसलिए कि इन्होंने भारत में मुगलों का महिमा मंडन किया है। और रोमिला थापर की एक्सपर्टीज या उन्होंने जो भी बुक्स लिखी हैं उनका सारा काम फोकस्ड है एंशिएंट इंडिया और अर्ली मिडिवल इंडिया पर, यानी कि तब जब मुगल्स भारत में आए भी नहीं थे। मतलब कोर्ट में क्वेश्चनिंग के लिए एक ऐसा शख्स आया हुआ है जिसका शाहजहां पर कोई काम ही नहीं है, उसे बस इसलिए लपेट दिया गया कि ये तो वामपंथी है तो इसने तो मुगलों की तारीफ करी ही होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इरफान हबीब के बदले नाम से वो एक और इतिहासकार को विटनेस में बुलाते हैं और उनसे जो है इतिहासकार ये कहते हैं कि इनका फारसी में कमांड नहीं है, और आप लिटरली देख के बता दोगे कि ये इरफान हबीब साहब की बात हो रही है। मतलब इरफान हबीब के बारे में ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है कि इनको फारसी नहीं आती है और चले हैं मध्यकाल का इतिहासकार बनने। और आप देखो वामपंथी इतिहासकारों को आप इतिहासकार माने ना माने वो आपके ऊपर है, उस पर बहुत कंट्रोवर्सी होती है, मेरे वीडियो का टॉपिक वो नहीं है। लेकिन अगर आप बेसिक लेवल की भी हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो इरफान हबीब का नाम आप मिस नहीं कर पाओगे। लिटरली उन्होंने ट्रांसलेट किया है आईने अकबरी के 2nd वॉल्यूम को, और अपनी किताबों में उन्होंने कई पर्शियन टेक्स्ट जैसे कि बादशाहनामा वगैरह को एक ट्रांसलेट करके अपनी बातें रखी हैं। तो उनको ये है इस तरह से बैश करते हैं कि इनको तो आता ही नहीं है। अब आप कहोगे कि ताजमहल के बारे में मूवी में क्या बताया गया है वो बताओ, तो भाई यही सब है मूवी में, कोई ठोस आर्गुमेंट नहीं है, सिर्फ बैशिंग है। फिर बात आती है कि भाई कलश क्यों बना हुआ है, चांद क्यों बना हुआ है, इसका डिटेल मैंने आपको पिछले वीडियो में दे दिया था। फिर भी मैं चाहता हूं कि अगर कुछ रह गया है तो आप ये वाली इमेज देखिए, इसके डोम पर भी आपको कलश जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा। ये बिल्डिंग भारत में नहीं है, ईरान में है। ऐसे ही आप ये वाली बिल्डिंग देखिए, इस बिल्डिंग में भी आपको कलश देखने को मिल जाएगा। ये शाह जिंदा कब्रिस्तान का एक गुंबद है, ये उज्बेकिस्तान में मौजूद है। ऐसे ही कई गुंबद वाले स्ट्रक्चर आपको छोटे बड़े साइज में उज्बेकिस्तान या समरकंद के इलाके में देखने को मिल जाएंगे। इसमें जो कलश बना हुआ है वो आपको ऊपर दिखेगा। इसकी बात मैंने पहले भी की है, ये फीचर सिर्फ भारत का नहीं बल्कि दुनिया भर के तमाम हिस्सों में मिलता है। ये मैंने आपको इसलिए भी दिखाया क्योंकि इस मूवी में बहुत ही ब्लेटेंटली ये क्लेम किया जाता है कि जहां से मुगल आए हैं वहां पर ये कुछ बना तो पाए नहीं, तो हिंदुस्तान में कैसे बना ले गए। भाई अगर आप समरकंद और उज्बेकिस्तान वगैरह के एरिया में डोम वगैरह को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं लोगों को आती थी ये सारी चीजें।
मैंने आपको सिर्फ 2 इमेजेस दिखाई हैं। अगर आप सर्च करोगे गूगल पर तो आपको समरकंद में ऐसे कई मकबरे मिल जाएंगे जो आपको ताजमहल जितने खूबसूरत नहीं दिखेंगे, लेकिन एहसास करा देंगे कि ताजमहल बनाना अगर आसान काम नहीं था तो मुगल्स के लिए इम्पॉसिबल भी नहीं रहा होगा। फिर दोस्तों एक और नया क्लेम आता है कि अगर ये महल नहीं था या तेजो महाले मंदिर नहीं था तो यहाँ पर गौशाला क्यों थी। तो चलो इसको भी क्लियर कर देते हैं। इतिहासकारों के हिसाब से या फिर आर्कियोलॉजिस्ट जो डिपार्टमेंट है उसके हिसाब के जो अभिलेख हैं वो बताते हैं कि ताजमहल का जो मेन परिसर है उसमें रोजा, मस्जिद जवाब, जोला खाना और बाग, इसमें कहीं भी गौशाला इसका जिक्र नहीं मिलता, ना तो शाहजहांनामा में, ना पातशाहनामा में, ना ही ASI आगरा सर्किल रिपोर्ट्स में जो कि 19th और 20th सेंचुरी में लिखी गई। तो ये बात आती कहाँ से है? दरअसल ताजमहल का जो मेन गेट है जिसको ग्रेट गेट कहते हैं और मुख्य रोजा जो है उसके बीच में जो एरिया है उसको जिलो खाना बोलते हैं। यहाँ पर मुगल दौर में कुछ सर्विस स्ट्रक्चर्स थे, जैसे कि रखवालों और माली के रहने के क्वार्टर, पानी और बाग की देखरेख के लिए गोदाम, और कुछ जानवर जैसे कि घोड़े, ऊंट, इन सबको रखने के लिए अस्तबल टाइप कमरे होते थे। PN ओक साहब ने जब अपनी किताब लिखी तो इन कमरों का हवाला देकर इन्हें उन्होंने गौशाला बना दिया, जबकि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में हमें ऐसा कोई जिक्र नहीं मिलता कि वहां पर गौशाला थी। अच्छा, एक जगह पर मूवी में एक क्लेम किया गया कि आखिर कैसे इसे मकबरा बना दिया गया, जबकि इस्लाम में तो मकबरा बनाना ही कुफ्र है। अब देखो, ये बात भी कहीं से साबित नहीं करती है कि ताजमहल असल में तेजो महाले है, लेकिन फिर भी इस आर्गुमेंट का भी मैं आपको जवाब देने की कोशिश करता हूँ। धार्मिक रूप से इस्लाम क्या कहता है वो इस्लाम के एक्सपर्ट आपको बता सकते हैं, आप कमेंट में बता दीजिए अगर आप एक्सपर्ट हैं। लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा है और इतिहास में जब आप देखते हैं, इस्लाम के शुरुआती 200-300 सालों तक आपको मकबरे देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन बाद में फातिमी सल्तनत, सल्जूक सल्तनत और मुगल दौर में संतों और बादशाहों के लिए मकबरे बनाए जाने लगे। जैसे इमाम हुसैन का मकबरा जो करबला का है, निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में, हुमायूं, शाहजहां, इन सब के मकबरे। सबसे बड़ी बात यह है कि शाहजहां का मकबरा क्या पहला मकबरा था? जवाब है नहीं। भारत का पहला मकबरा सुल्तानगढ़ी का मकबरा है जो कि साल 1231 में बना था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मकबरे को इल्तुतमिश ने अपने बेटे नसीरुद्दीन महमूद के लिए बनवाया था, यानी शाहजहां से भी 400 साल पहले से भारत में मकबरे बनते आए थे। परेश रावल इस मूवी में एक और बात का तंज कसते हैं कि बताओ, इतिहासकार कहते हैं कि ताजमहल को बनने में 22 साल लगे, आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि इसे बनने में 16 साल लगे, और प्रेमी कहते हैं कि अनंत साल लगे। इन्हें खुद नहीं पता कि ताजमहल असल में कब बनकर तैयार हुआ। देखिए, यही इतिहास की खूबसूरती भी है और यहीं से इतिहास लिखने में मुश्किलें भी आती हैं, क्योंकि अलग अलग स्रोतों में अलग अलग तरीके से और अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में बातों को लिखा जाता है, जिन्हें फिर इतिहासकारों की स्टडी के बाद कंक्लूजन देने की कोशिश की जाती है, वो भी कई बार बिना फुल स्टॉप लगाए बिना। ताजमहल के बनने के टाइम को अक्सर लेकर कंफ्यूजन होता है, कहीं 16 साल कहा जाता है तो कहीं 20 साल, लेकिन ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित तथ्य ये है कि ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 में शुरू हुआ, 1648 में पूरा हुआ, यानी कुल मिलाकर 16 से 17 साल लगे। यह जानकारी शाहजहां के दरबारी इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी और मोहम्मद अमीन काजविनी जैसे समकालीन लेखकों ने अपनी किताब पाशानामा वगैरह में दी है। लाहौरी लिखते हैं, 17वें वर्ष में मकबरे का निर्माण पूरा हुआ, जो 1632 से गिनने पर 1648 बनता है। असल में कंफ्यूजन जो होता है वो भी आप समझ लीजिए, वो इस वजह से होता है क्योंकि कुछ इतिहासकार ताजमहल को सिर्फ मुख्य संगमरमर के मकबरे तक सीमित मानते हैं, जो मेन बिल्डिंग है। इसका ढांचा जो है वो 1643 तक यानी 1643 तक तैयार हो गया था। वही जो पूरा परिसर है, कॉम्प्लेक्स है, जिसमें बाग आता है, नक्कार खाना आता है, मेन गेट आता है, मेहमान खाना और मस्जिद आती है, ये सब बाद में बना। इन हिस्सों को बनते बनते 1648 का साल आ गया। दूसरी ओर कुछ यूरोपियन ट्रेवलर्स थे जैसे कि ट्रेवरनियर, इन सब ने अपने जिक्र में ये कहा कि इस निर्माण में लगभग 20 साल लगे, लेकिन उनके जो लेख हैं वो ठोस दरबारी प्रमाण पर आधारित नहीं है। इसीलिए सही कंक्लूजन ये निकलता है कि ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ, 1648 में समाप्त हुआ। कुल 16 सालों में जो मेन मकबरा है पहले 11 साल में बन गया, जबकि पूरा जो कॉम्प्लेक्स है उसको आखिरी शक्ल देने में एक्स्ट्रा 5 साल लगे। 20 साल वाला कथन एक आप हाइपरबोली यानी अतिशयोक्ति भी बोल सकते हो, जो बाद में लेखकों ने 20,000 मजदूर और 20 साल इसको मिलाने के लिए कर दिया। वास्तविक जो प्रमाण है पाशानामा जैसे जो उस टाइम के कंटेम्प्रेरी फारसी ग्रंथ थे, उनमें स्पष्ट रूप से मौजूद है, जो इस बात को कंफर्म करते हैं कि ताजमहल 16 साल में बना। अब दोस्तों, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आर्किटेक्चर के इतिहास को यूं चुटकी बजाने वाला सिस्टम बना दिया गया है, और इसी सीन में वो बात आती है जो मैंने आपसे कहा था
कि इस मूवी में एक ऐसी बात है जो सबको समझनी चाहिए। परेश रावल का एक कैरेक्टर जो है ये कहता है कि ताजमहल न मुस्लिम आर्किटेक्चर था, ना हिंदू आर्किटेक्चर था, ये भारतीय आर्किटेक्चर था। लेकिन ये बात बोलने के तुरंत बाद वो भूल जाते हैं कि वो कर क्या रहे हैं इस मूवी में बात को साबित करते समय। ये बात मैंने अपने पुराने वीडियो में भी आपको समझाई थी और अभी आपको ये और समझ में आ जाएगी अच्छे से। एक सीन में आर्किटेक्चर की स्टडी करने वाले एक प्रोफेसर को बुलाया जाता है। ताजमहल के स्ट्रक्चर को समझा रहे होते हैं और कहते हैं कि इस तरह का जो डबल डोम है वो भारत में मुगल काल में डेवलप हुआ, जिसको लेकर परेश रावल कहते हैं, मतलब तंज कसते हैं, उनका टॉन्ट सुनिए, चीज बर्गर ही रहता है, भले ही आप उसमें एक्स्ट्रा चीज डाल दें। सब लोग हंसने लगते हैं, जैसा कि मूवी में एक कॉमिक रिलीफ के लिए सीन दिखाया जाता है। फिर परेश रावल इंडिया के कई ऐसे मॉन्यूमेंट्स को दिखाते हैं जिसमें डोम है और वो स्ट्रक्चर प्री मुगल है। आपको भी देखकर लगेगा कि बात तो सही है, मुगलों से तो काफी पहले ही डोम आ गए थे। लेकिन दोस्तों ये बात भी पूरी तरह से सही नहीं। सल्तनत पूर्व काल के मंदिरों को अगर आप गुंबदों को देखें तो उसका भी क्लासिफिकेशन आपको पढ़ाया जाता है। अगर आप आर्किटेक्ट और इन सब की कल्चर वगैरह की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इस तरह के स्ट्रक्चर को करोटक या कार्बेल वाले गुंबद कहा जाता है। करोटक या कार्बेल वाले जो गुंबद हैं ये वो गुंबद होते हैं जो पूरी तरह से गोलाकार नहीं होते, बल्कि पत्थरों या ईंटों की परतें एक दूसरे के ऊपर थोड़ी थोड़ी अंदर की ओर रखकर बनाई जाती है। जैसे कि ऊपर जाकर क्या होता है कि ऐसे ईंट रखी फिर ईंट रखी फिर ईंट रखी, तो ऐसे जाकर ये गुंबद का आकार बना देती है। इसमें पत्थरों को धक्का देकर टिकाया जाता है, यानी एक के ऊपर जब एक ईंट रखते हैं तो थोड़ा सा गैप बनाया जाता है। किसी असली मेहराब जैसी इंजीनियरिंग इसमें नहीं होती। इस तकनीक को प्राचीन भारत और शुरुआती इस्लामी इमारतों में खूब इस्तेमाल किया गया। अगर आपको ऐसे एग्जाम्पल देखने हैं तो दिल्ली की कुतुब मस्जिद, जिसे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहा जाता है, या राजपूत मंदिरों के छतों में भी ऐसे गुंबद आप देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल, अगर आप कभी हुमायूं के मकबरे पर जाएंगे तो राइट साइड में आपको ईसा खान का मकबरा दिखेगा। उस मकबरे में भी ऐसी ही तकनीक इस्तेमाल की गई है। लेकिन जो बल्ब के जैसा गुंबद बिल्कुल गोल और डबल डोम स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलेगा, हुमायूं के मकबरे में देख लीजिए या फिर ताजमहल में देख लीजिए, वो बिल्कुल अलग है। मजे की बात है कि कोई भी कैरेक्टर जो कि रिनोन्ड है वो इन बातों को काट सकता था, लेकिन मूवी में काउंटर करने वाले सारे कैरेक्टर्स को एक हद तक डम दिखाया गया है। उनके पास ऐसा लगेगा देख के कि अरे इनके पास तो कोई जवाब ही नहीं है। ऐसे ही पत्थरों पर स्वास्तिक, कमल, त्रिशूल या मछली जैसे निशान बनाए जाते हैं जो उन जगहों पर काम करने वाले राजमिस्त्रियों द्वारा बनाए गए थे। ये बात भी मूवी में कही गई है। अब क्लेम किया जाता है कि ये निशान तो भाई हिंदुओं के हैं, ये सारे हिंदू मंदिरों के निशान हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से भारत के इतिहास को देखोगे तो भारत के कई नॉन हिंदू स्ट्रक्चर्स में आपको ये चीजें देखने को मिल जाएंगी। इसका एक एग्जाम्पल है सांची का स्तूप या भरूच का स्तूप। तो क्या ये दोनों स्तूप भी हिंदू मंदिर है? तो इस तरह के दावे किए गए हैं इस मूवी में, और मूवी ब्लेटेंटली चलती रहती है। परेश रावल कोई जो है फैक्ट लेकर नहीं आते, वो बस जो बात कही जाती है उसको काट देते हैं कुछ कुछ अपने आर्ग्यूमेंट लगा के। अब आते हैं उस दावे पर जो कि इस मूवी का आधार है, बंद 22 कमरे। मूवी में लिटरली इस सीन को एआई से दिखाया गया है, जो सबसे सॉलिड आर्गुमेंट है। मजे की बात यह है कि आज तक किसी भी इतिहासकार ने या आर्कियोलॉजिस्ट ने यह बात नहीं की है कि 22 कमरों में उन्होंने किसी हिंदू देवी देवता की मूर्ति देखी है, और यह बात इस मूवी का पहला सीन दिखाता है कि ऐसा उन्होंने देखा है। एक टाइम पर इरफान हबीब जैसे इतिहासकार को क्रिटिसाइज करने वाले, मध्य प्रदेश में डाकुओं के बीच में हिंदू मंदिरों को रेनोवेट कराने वाले एएसआई के रीजनल चीफ के मोहम्मद तक ने इस जगह को देखा था, और वो कहते हैं कि वहां ऐसे किसी बात के सबूत नहीं मिलते। यहां तक कि ये कमरे 2021 में साफ सफाई के लिए खोले गए थे। 2022 में इनकी इमेजेस भी जारी की गई, लेकिन इन्हीं इमेजेस को मूवी में इस्तेमाल किया गया ये दिखाने के लिए कि ये कमरे के दरवाजे जो हैं इनके पीछे चीजों को दीवार में चुनवा दिया गया है। तो दोस्तों इस तरह से ये पूरी मूवी बनी है। मूवी का एंड नहीं बता सकता क्योंकि फिर से स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन दास ताजमहल के एक हिंदू महल होने के अपने दावे को कंफर्म करने के लिए खुद कोई क्लेम नहीं रखते। जो सामने से क्लेम आता है उसको अपनी ही मनगढ़ंत बातों में काट देते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा इतिहासकार बताने लगते हैं। वो नहीं बताते कि उनके पास कौन सा ऐतिहासिक प्रमाण है जो बताता है कि ये तेजो महालय है। वो मूवी में क्लेम तो करते हैं, कुछ इतिहासकार ये तर्क देते हैं कि ताजमहल शाहजहां ने नहीं बनवाया, लेकिन पूरी मूवी बीत जाने के बाद भी वो ऐसे किसी हिस्टोरियन का नाम नहीं लेते जिन्होंने ये बात कही हो। मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगा पीएन ओक के लिए, जिनके बेसिस पर ये पूरी मूवी बनी है, और वो इंट्रो में बस एक लाइन में लिख के आता है स्पेशल थैंक्स टू पीएन ओक, और उसके बाद कहीं पर भी उनका जिक्र नहीं मिलता, उनकी किताब भी नहीं दिखाई जाती।
मतलब जिस किताब के आधार पर इस पूरी मूवी का व्हाट्सएप फॉरवर्ड लिखा गया है, वो पूरी की पूरी किताब ही नदारद है इस पूरे मूवी के सीन से। तो मैंने इस मूवी को देखा और ये मेरा रिव्यू था और ये सारी चीज़ें थी। मतलब मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप मूवी देख रहे हो ना और आप इतिहास को थोड़ी देर के लिए इग्नोर भी कर रहे हो, तो ये मूवी के लेवल पर भी देखी जाने वाली नहीं है। बहुत पुराना टाइम हो गया है जब मूवीज़ में जज साहब और इन सब के बीच में इस तरह की बातचीत होती थी। आप जॉली एलएलबी देखो और उसके बाद आप इस मूवी के देखो, मतलब मैं पहले पार्ट की बात कर रहा हूँ, तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। मैं तो सबसे ज़्यादा इस बात पे परेशान हुआ कि कोर्ट रूम ड्रामा हमारे देश में कब अच्छे से दिखाया जाएगा, हम कब असल कोर्ट रूम ड्रामा दिखा पाएंगे। अब तो वीडियोज़ भी वायरल होती हैं जजेस की डिबेट करते हुए, वो भी इस मूवी में बहुत ही एवरेज, बिलो एवरेज तरीके से दिखाया गया है। पता नहीं क्यों कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई मूवी बहुत अच्छी है, मैं नहीं जानता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इतिहास के फैक्ट के हिसाब से नहीं, बल्कि मूवी के हिसाब से भी ये मूवी जो है आपको बहुत ज़्यादा निराश करेगी। और एक चीज़ और बताता हूँ आपको, मैंने एक मूवी बीच में देखी थी केसरी 2, फिल्मी जाट गर्ल के साथ मैंने उसका रिव्यू किया था, आप इसको देख सकते हैं। इस मूवी में मैंने जब आपको बताया था तो ये भी कहा था कि मूवी के हिसाब से ये कहानी बढ़िया चलती है, आपको थ्रिल रखती है, आपको अच्छा लगेगा देख के। तेजो महल है या ताजमहल का जो ये ताजमहल स्टोरी है, द ताज स्टोरी, इसको देख के आपको ये सब नहीं लगेगा। अब अगर आपने मूवी देखी है और आप मेरे इन बातों से थोड़ा सा भी इत्तेफाक रखते हैं या आप इन बातों से थोड़ा भी डिसएग्री करते हैं, तो आप कमेंट में बताइए, कमेंट में आपका स्वागत है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।